अब 1 मिनट में एक खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र से किसान रेल और दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत करने जा रहे हैं। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको बताते हैं। आज प्रधानमंत्री दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। ये सेवा मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर शुरू की जाएगी। ये सेवा जनकपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन तक चलाई जाएगी। ये लाइन दिल्ली नोएडा के साथ एयरपोर्ट लाइन को भी जोड़ती है। ये मेट्रो रेजोल्यूशन कैमरे, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रेन इक्विपमेंट, रिमोट हैंडलिंग, इमरजेंसी अलार्म जैसी तकनीक से लैस होगी। इस लाइन पर परिचालन के परिणाम देखने के बाद ये सेवा बाकी लाइनों पर शुरू की जाएगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल के लिए किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की 100वीं किसान रेल है, जिसे प्रधानमंत्री शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना करेंगे। ये ट्रेन महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर रहे। 1 मिनट में खबर देखिए। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में कई मुख्य इमारतों की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने इम्फाल में एक रैली को भी संबोधित किया। रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब पूर्वोत्तर में सिर्फ विकास की बाढ़ आती है। भारत माता की 2 भुजा है, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। पश्चिम भारत का तो विकास हो चुका है, मगर जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होता, भारत का विकास संभव नहीं है। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक रेल लाने का, पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब यहाँ पर विकास की बाढ़ लाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले पूर्वोत्तर अलगाववाद और हिंसा के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 6 वर्षों में लगभग सभी सशस्त्र समूहों ने एक के बाद एक हथियार डाल दिए हैं। अपने 134वें स्थापना दिवस के साथ कांग्रेस आज से जय जवान जय किसान कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पार्टी किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस ने संवाद कार्यक्रम को जय जवान जय किसान का नाम दिया है और ये कार्यक्रम 28 से 30 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि स्थापना दिवस पर झंडा फहराने का काम कौन करेगा, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी विदेश चले गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके विदेश जाने की खबर पहले पायदान पर ट्रेंड कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए इस खास दिन गांधी परिवार का अलग रहना एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पार्टी को आने वाले दिनों में अपना अध्यक्ष चुनना है, जिसके चुनाव के लिए पहले ही पिछले के दिनों से रणनीति तैयार की जा रही है। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव ने 29 तारीख को होने वाली वार्ता को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन में किसानों ने सरकार के सामने 29 तारीख को बातचीत का प्रस्ताव रखा है। इस पर सरकार की ओर से जवाब न आने को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा नाराज है। किसान सभा के महासचिव ने कहा कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है, अब गेंद सरकार के पाले में है। सब जो बात हम रखा है इस पर चर्चा हो सकता। हम एजेंडा दे दिया, अभी एजेंडा दे दिया, टाइम दे दिया, तारीख भी दे दिया। अभी तो बॉल उसका कोर्ट में है, वो मांगा था, हम सहमति से दे दिया। अभी देखना है सरकार क्या करते हैं। उन्होंने केंद्र की ओर से बातचीत के प्रस्ताव पर जवाब न मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा कि इतनी ठंड में जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं वो यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान 30 दिसंबर को केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को किसान नेताओं से जनता के बीच चर्चा करने की चुनौती दी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रविवार को सिंघू बॉर्डर के पास गुरु तेज बहादुर स्मारक पर पहुंचे, जहां उन्होंने भजन भी सुने। इसके बाद उन्होंने वहां बैठे किसानों को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार किसान नेताओं के साथ जनता के बीच चर्चा करे। एक ही आरोप लगा रहे हैं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आज यहां से चैलेंज करता हूं, केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े, जिसको भी इसका पता है, वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को, किसको ज्यादा जानकारी है। कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है। अपने भाषण में सीएम केजरीवाल ने किसानों को राष्ट्रद्रोही कहे जाने वाले बयान पर आपत्ति जताई और केंद्र सरकार से अपील की कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले नेता शुवेंदु अधिकारी ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ने का कारण बताया है। 1 मिनट में ये जानकारी आपको देते हैं। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने रविवार को एक रोड शो किया, जिसमें लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने अपनी पुरानी पार्टी टीएमसी पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को अब कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। वही खुद को मीर जाफर कहे जाने वाले बयान पर जवाब देते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये तो चुनाव में जनता बता देगी। मिदनापुर पीपल will react on the eve of the election. When election will be held, people will react regarding this allegation. हाल ही में गृह मंत्री शाह के 2 दिवसीय बंगाल दौरे के बीच शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा और पार्टी के साथ साथ विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में आज रोशनी एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में आज रोशनी एक्ट को खारिज करने के संबंधी दिए गए फैसले पर पूर्ण विचार करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर तक इस मामले के निपटारे की बात कही थी, मगर सभी याचिकाओं का एक साथ निपटारा करने के उद्देश्य से हाईकोर्ट ने आज का दिन तय किया था। मगर इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस मामले में जिन्होंने याचिकाएं पहले से दी हुई हैं, उन पर कोई कार्रवाई न की जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपनी सरकार के दौरान राज्य में बिजली परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया था, लेकिन इस मामले में यह आरोप लगता आ रहा है कि इस एक्ट की आड़ में प्रदेश की 20 लाख कनाल जमीन पर कब्जा किया गया। एक अनुमान के मुताबिक इस योजना की आड़ में 25,000 करोड़ का घोटाला किया गया। 28 नवंबर 2018 को इस योजना को रद्द किया गया था। मालिकाना अधिकार पाने वाले जम्मू कश्मीर के आम लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार समेत 47 लोगों ने भी याचिकाएं लगाई हैं। यूपीए की कुर्सी शरद पवार को सौंपने का उपाय बताते ही शिवसेना और कांग्रेस में राजनीतिक दरार दिखने लगी है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपीए की कुर्सी शरद पवार को दिए जाने का उपाय सुझाते ही शिवसेना और कांग्रेस के बीच राजनीतिक दूरियां दिखने लगी। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने रविवार को कहा कि खुद शरद पवार ने ही इस बात का खंडन किया था। शरद पवार साहब ने ही इस बात का खंडन किया था कि ऐसी कोई बातचीत या उनका कोई ऐसा विचार नहीं है कि वो यूपीए के नेतृत्व वो करे। वहीं शिवसेना के सुझाव पर अशोक चव्हाण ने कहा कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है और कांग्रेस के साथ शिवसेना का गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है। शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है वो महाराष्ट्र की हद तक सीमित है और वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये फैसला हुआ है। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है, यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं हुई है। कि जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अरुणाचल में जेडीयू के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद जेडीयू काफी नाराज दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद जेडीयू नाराज नजर आ रही है। पार्टी के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपना पदभार संभालते ही ये साफ कर दिया कि पार्टी अरुणाचल में हुए घटनाक्रम से नाराज है। बिहार जैसा गठबंधन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व
के जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल आहत है। इस दौरान नए अध्यक्ष के लव जिहाद के मामले पर भी उनके विचार अलग दिखाई दे रहे हैं। 2 अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं। लिहाजा जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजन का जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल उसको अच्छा नहीं मानता। और अब देश भर का कोरोना अपडेट क्या है, 1 मिनट में देखिए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से भी कम मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में देश में 18,732 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 279 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 21,430 इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,01,87,850 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 97,61,538 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2,78,690 आ गई है। देश में कोरोना से कुल 1,47,622 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के प्रति देश का रिकवरी रेट 96% के करीब पहुंच चुका है, जबकि मृत्यु दर 1.45% के आसपास है। इधर दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। 1 मिनट में अपडेट समझिए। दिल्ली में आज भी कोरोना के 1000 से कम नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 757 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 16 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 939 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,22,851 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,05,685 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 6,713 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,453 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के प्रति दिल्ली का रिकवरी रेट 97.24% पहुंच चुका है, जबकि मृत्यु दर 1.07% है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र पर कोरोना संक्रमण के खतरे के बाद 28 दिसंबर को होने वाला सत्र रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा कर्मचारियों समेत 10 विधायक भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 20 विधायकों के सैंपल लिए गए थे। फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 28 दिसंबर को होने वाला विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला रविवार को एक सर्वदलीय बैठक के बाद लिया गया। कोविड की स्थिति का प्रेजेंटेशन हुआ, माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, और अंत में फिर ये तय हुआ है सदन होने वाला था, इसकी भयावहता को देखते हुए स्थगित किया जाता है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो अध्यादेश आने थे वो सभी लाए जाएंगे। बजट सत्र होगा तो ये सभी अध्यादेश के रूप में आएंगे। इस बीच बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों की संख्या 61 तक पहुंच गई है। शिवराज सरकार इस सत्र में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 पेश करने वाली थी, जिसे एक दिन पहले ही कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी थी। विश्व प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी में पहली बर्फबारी के बाद वहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। आप भी देखिए। स्क्रीन पर चल रहा ये दृश्य विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल का है, जहां इस मौसम की पहली बर्फबारी से पूरा नजारा ही बदल गया है। इस ताजा बर्फबारी से यहां नए वर्ष पर माता के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं का उत्साह काफी बढ़ गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। रविवार शाम से ही जम्मू के कटरा वैष्णो देवी समेत कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों जैसे पत्नी टॉप, नत्था टॉप, सनासर में भी बर्फबारी हो रही है, जिसमें जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फीली तेज हवाओं से कंपा देने वाली शीतलहर तेज हो गई है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी।
मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते देश में मौसम फिर बिगड़ सकता है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। घने कोहरे का असर भी देखने को मिल सकता है और मौसम के इस बदलाव का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद वहां सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 1 मिनट में देखिए। गाड़ियों की यह लंबी कतार बता रही है कि बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहाड़ों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक औसतन 1500 गाड़ियां रोजाना इस टनल से गुजर रही हैं। रविवार को छुट्टी के दिन करीब 5000 से भी ज्यादा गाड़ियों ने अटल सुरंग के जरिए रोहतांग पास को पार किया, जिनमें 2800 से ज्यादा वाहन लाहौल घाटी की ओर गए, जबकि 2650 वाहन मनाली की ओर गए। सैलानियों के अचानक बढ़ने से अब घाटी के रास्तों पर लंबा जाम लग रहा है। इससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उधर शिमला प्रशासन ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरे शहर को 8 खंडों में विभाजित कर दिया है, जिससे शहर में जाम की स्थिति ना पैदा हो। और दिल्ली में नए साल की शुरुआत में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। दिल्ली में आज का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई स्थानों पर रविवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया। और मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में तेज शीतलहर के साथ साथ घना कोहरा भी छा सकता है।